एमयू, जामिया मिलिया, बीएचयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आपके पटना यूनिवर्सिटी, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जाधवपुर यूनिवर्सिटी बंगाल, आज देश के हर यूनिवर्सिटी के ऊपर, सरकारी यूनिवर्सिटियों के ऊपर इस सरकार का हमला है। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो तर्क करेंगे, सवाल करेंगे। इसलिए शिक्षा का निजीकरण कर दो, शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर दो। देखिए, पूरे देश के अंदर एकमात्र मंदिर जो है, जो आरएसएस के हाथ में है, विश्व हिंदू परिषद के हाथ में है। सारे लोग जानते हैं कि राम मंदिर में जो शिलालेख आए, जो राम भक्तों ने पैसा दिया, पूरे देश के लोगों ने, पूरी दुनिया से जो पैसा आया, उस पैसे की खुली चोरी, खुला डाका भाजपा के लोगों ने मारा है। और ये कोई हल्का ने रिपोर्ट छापी कि इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन्होंने करीब 4-5 साल लगाए और ये जानने की कोशिश की कि कितने संगठन कार्यरत हैं। आप समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खीरी बुलेटिन। मैं सुरेंद्र। आज हम हैं 144 विधानसभा मोहम्मदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिनका नाम क्रांति तो है ही, मोहम्मदी के क्रांतिकारी नेता रहे। इस समय अस्वस्थ हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनका जल्दी से स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कामना करते हैं। बात करेंगे सीधे। स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार। आप इस समय बीमार हैं, तो हमें लग रहा है मोहम्मदी में सब शांति है, तो शांति तो कभी सोसाइटी में, समाज के अंदर होती नहीं है। लगातार संघर्ष जारी रहता है। और वर्तमान सरकार जिस तरीके से दमन कर रही है, तो दमन के खिलाफ प्रतिवाद तो जनता अपने चालू रखती है। नेता समय समय पे बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम लोग इस दौर में भी देख रहे हैं, बीमारी का दौर है, तो जंतर मंतर ने इस पूरे देश को आंदोलन में बदल दिया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मोहम्मदी न उससे अछूता है देश के किसी कोने से। लगातार संघर्ष, और हमारे जो साथी हैं, पार्टी है, वो संघर्षरत है, कर रही है। मैंने देखा जिस तरीके से आपने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया छात्र आंदोलन के समर्थन में, चंदा चोरी पे हमें लग रहा है कुछ शांति रही, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश के अंदर एकमात्र मंदिर जो है, जो आरएसएस के हाथ में है, विश्व हिंदू परिषद के हाथ में है। सारे लोग जानते हैं कि राम मंदिर में जो शिलालेख आए, जो राम भक्तों ने पैसा दिया, पूरे देश के लोगों ने, पूरी दुनिया से जो पैसा आया, उस पैसे की खुली चोरी, खुला डाका भाजपा के लोगों ने मारा है। और ये कोई नई बात नहीं है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके पास हजारों करोड़ रुपया है, जिसके संघ प्रमुख मोहन भागवत है, उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, एसपीजी मिली हुई है, किस आधार पे मिली है? संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। पूरे देश के हर जिला, उसके प्रदेश के हर मुख्यालय पर, जिला मुख्यालयों पर, दिल्ली जैसी जगहों पर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां खड़ी हुई हैं। अभी एक तहलका ने रिपोर्ट छापी कि इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन्होंने करीब 4-5 साल लगाए और ये जानने की कोशिश की कि कितने संगठन कार्यरत हैं। आप समझिए कि करीब 3,500 से ज्यादा संगठनों की खोज तहलका डॉट कॉम ने की, खोजी पत्रकारिता के चलते। और ये जानकारी मिली कि पूरे देश में कितने बड़े पैमाने पर उसके अपने नए-नए इस तरीके के संगठन हैं, जो लोग खुद नहीं जानते हैं कि हम भी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। और जिस तरीके से आप देखिए, 2012 के बाद जो निर्भया आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्भया आंदोलन में जो लीड किया गया, अरविंद केजरीवाल, आपके उसमें किरण बेदी थी, मनीष सिसोदिया थे, योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, बहुत से सोशल एक्टिविटीज करने वाले लोग थे, जो डेमोक्रेटिक थे, प्रोग्रेसिव थे, लेफ्ट के लोग थे, कांग्रेस से भी छोड़ के लोग आए थे। विवेकानंद फाउंडेशन के माध्यम से आंदोलन हुआ। उस विवेकानंद फाउंडेशन के गठन किसने किया था? जो आज के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एनएसए हैं, अजीत डोभाल ने किया था। और अजीत डोभाल आज इस सरकार के अंदर एनएसए बने हुए बैठे हैं, जो देश के युवाओं को कहते हैं कि देश के युवा को देश के बारे में सोचना चाहिए। और जबकि उनका खुद का बेटा ब्रिटेन के नागरिकता लेकर के ब्रिटेन के बारे में सोच रहा है। देश के युवा
अगर इस देश में काँवड़ लेकर के जा रहे हैं, तो सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएँगे, पुलिस वाले काँवड़ियों के पैर दाबेंगे, उनमें से बहुत से ऐसे अराजक तत्व हैं जो काँवड़ के नाम पर महिलाओं को छेड़ना, गाली-गलौज करना, नशा करना, गाड़ियों के साथ तोड़-फोड़ करना। लखनऊ की कितनी बीभत्स घटना है, छोटे-छोटे नौनिहालों की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। कितने लोगों की गाड़ियों में धोखे से ठोकर लग जाती है। हम लोग भी सड़क पे चलते हैं, हम लोगों के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, धोखे से मोटरसाइकिल लड़ गई, साइकिल लड़ गई, गाड़ी लड़ गई। तो क्या हम लोग झगड़ा करते घूमेंगे? एक सामान्य सी प्रक्रिया है, कोई जानबूझ के मारता नहीं है, धोखा हो सकता है। उस दौर में भी वो लोग इस तरीके का अराजकता फैलाते हैं, गाड़ियाँ तोड़ते हैं। उन लोगों से सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो युवा सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता है। खतरा किससे है? इस देश की अंदर बीजेपी, आरएसएस की सरकार आने के बाद जेएनयू, एमयू, जामिया मिलिया, बीएचयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आपके पटना यूनिवर्सिटी, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जाधवपुर यूनिवर्सिटी बंगाल, आज देश के हर यूनिवर्सिटी के ऊपर, सरकारी यूनिवर्सिटियों के ऊपर इस सरकार का हमला है। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो तर्क करेंगे, सवाल करेंगे। इसलिए शिक्षा का निजीकरण कर दो, शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर दो, इतिहास को बदल दो, इतिहास को लूट लो। आप सारी बात कह रहे हैं। अभी आपने कहा राम मंदिर चढ़ावे का प्रश्न, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिन्हें दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों विधायकों के लोगों का संरक्षण देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर आप राम मंदिर में चंदा दिए तो रसीद दिखाइए। हमारा कहना है कि पहले आप राष्ट्रवाद की बड़ी-बड़ी बात करते हैं। इस देश के अंदर आप आज़ादी की लड़ाई चली, पूरे आज़ादी के आंदोलन में 1857 से लेकर के और भाजपा में आरएसएस के 1925 में गठन होने के बाद आज तक के इतिहास में भाजपा के किसी आदमी ने, आरएसएस के किसी आदमी ने, जनसंघ के किसी आदमी ने एक नाखून तक नहीं कटाया आज़ादी की लड़ाई में। वो लोग फिर ये पूछा जाए कि आप लोगों का तो गद्दारी का इतिहास है। जो जो लोग चोरी में संलिप्त थे, उन पे तो कार्रवाई हुई है। अब ये कहते हैं ना कि छोटे लोगों को फांस करके मुखियों को बचा लेना। हम तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा सुन रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया है। झूठ बोलने पे भाजपा जो झूठ बोलती है वो कुछ भी बोल सकती है। वो कहते हैं केंद्र सरकार ने गठन किया, राज्य सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। तो संजय प्रसाद जी और अवनीश अवस्थी उसके प्रदेश सरकार के जो 2 प्रमुख बड़े आईएएस अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उस ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो क्या आँख बंद किए बैठे थे, पट्टी बाँधे थे? उन्हें नहीं दिख रहा था पैसा लूटा जा रहा है। ये सारे के सारे एसआईटी जाँच तो कर रही है। एसआईटी चोरों के हाथ में जाँच का ठेका दे दिया गया। यही एसआईटी है। जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं, वही एसआईटी हैं। जिन लोगों को अभी ट्रस्ट में शामिल किया गया है, उन लोगों के ऊपर भी आरोप हैं, वो लोग भी शामिल हैं। तो चोर ही चोर से बड़े जो बदमाश हैं, जो डकैत हैं, वो लोग उसकी जाँच कर रहे हैं। ये किस बात की जाँच हो रही है? और आप मज़ाक बनाए हुए हैं, आप मीडिया के साथी हैं, ज़रा-सा आप बताइए, सरकार मज़ाक नहीं बनाए तो क्या कर रही है? पैसा रिकवर हो गया, चोर पकड़ गए, मुकदमा कोई नहीं लिखा गया। इससे बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। मुकदमे बाद में लिखे जा रहे हैं इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ। इस देश के अंदर गरीबों के खिलाफ मुकदमे बाद में लिखे जाते हैं। बुलडोज़र पहले पहुँच जाता है घर गिराने के लिए। जिनकी 15,000 रुपए की तनख्वाह है, वो 3 मंजिला मकान और कोठी बना कर के खड़ी किए हुए हैं। चंपत राय अभी भी चंपत होने की बजाय उसी मंदिर के अंदर पूरा अपना आधिपत्य जमाए बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये कह देना कि जाँच हो रही है, जाँच एक दिखावा है और जाने कितनी जाँच कमेटियाँ हमने देखी, कितने पुल और नाले हो गए सड़कें बैठने पर। जाँच तो अभी 15 दिन हुआ है, कानपुर और लखनऊ का एक्सप्रेसवे बना है, 84 जगह रोड बैठ गई, उसकी भी जाँच है, एसआईटी बैठ गई है। सब जगह एसआईटी बैठाई जाती है। मोरबी के अंदर पुल गिरा था, कितने लोग मरे? बनारस के अंदर पुल गिरा था, तो गॉड ऑफ एक्ट नहीं था, एक्ट ऑफ फ्रॉड है वो। सीधे-सीधे धोखाधड़ी है। भाजपा सरकार में जितना भ्रष्टाचार और लूट हो रही है, किसी सरकार में लूट नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी जैसे जौहर यूनिवर्सिटी पे अभी आक्रमण है, बता रहे हैं नाजायज़ है, तो उसपे समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया तो रोक लग गई है। अगर रोक नहीं से कुछ हुआ तो आगे समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड लेगी?
आप एक जौहर विश्वविद्यालय को क्यों देख रहे हैं? दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को वो तोड़ रहे हैं, उसको देशद्रोही यूनिवर्सिटी बताते हैं। एमयू के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मुस्लिम के नाम पर उसके सारे फंड रोके जाते हैं। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को वो टारगेट करते हैं। दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं देश के अंदर, हैदराबाद विश्वविद्यालय को टारगेट कर रहे हैं। बेंगलुरु आईआईएम जैसी सारी संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय को उन्होंने पूरी तरीके से निजीकरण की तरफ बढ़ा दिया है। उनकी आँखों में सबसे बड़ी जो किरकिरी है, जहाँ सस्ती शिक्षा सुलभ हो रही है, जो गाँव गरीब से आने वाले गाँव गरीब-गुरबे के बेटे हैं, जिनके लिए हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था, शिक्षा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, जो उन्होंने कहा था, उस नारे के बरखिलाफ भाजपा खड़ी है। पूरे विकास को कॉर्पोरेट के सहारे विकास करना चाहती है। उसका विकास अडानी, अंबानी के माध्यम से होगा। वो इस तरीके की यूनिवर्सिटियों को खड़ा करना चाहते हैं जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसने चाइना के या जापान के एक मॉडल को उसने रोबोट को बता दिया कि ये हमने बनाया है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को बनाना चाहते हैं जहाँ अगर आप बीए का भी कोर्स करने जाएँ तो 1,50,000 रुपया आपको 1 सेमेस्टर का देना पड़े। तो ये 2 धाराओं का टकराव है कि इस देश के अंदर नई युवा पीढ़ी को सस्ती शिक्षा, रोज़गार की गारंटी होगी कि या गलगोटिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से फर्जी और फ्रॉड तरीके की शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। ये 2 लेवल पे लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी जो पीडीए की विचारधारा लेके चल रही है, तो आप भी मोमडी से टिकट माँग रहे हैं। तो जैसे समाजवादी पार्टी ने पीडीए में पी से पंडित जी को टिकट दे दिया है, तो उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब आपका टिकट कब होगा? हमारे टिकट का प्रश्न नहीं है, हम पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और उस कार्यकर्ता के नाते जो हमारे नेता का, हमारी पार्टी का फैसला होगा, हम उसको लागू करेंगे। करियर बनाने के लिए मैंने राजनीति नहीं शुरू की थी कि मुझे विधायक बनना है या सांसद बनना है। हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से जब राजनीति शुरू की, तो इस देश के अंदर आमूल-चूल बदलाव के लिए हमने राजनीति शुरू की, सामाजिक न्याय के लिए हमने राजनीति शुरू की। हमारा जो मुख्य बात थी कि समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, उसको कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इस देश के संविधान को हाशिए पे पड़ी हुई ताकतों तक कैसे उसके अधिकारों तक पहुँचाया जाए। सत्ता के अंदर मज़दूर और किसानों की मजबूत पकड़ बने, सत्ता के ऊपर मज़दूर किसानों जो भी सरकार बने, उसका एजेंडा उसके मुख्य फ़ोकस में मज़दूर और किसान हों, छात्र युवा हों, महिलाएँ हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, बात रही अगर हमें ये सोचते हम, तो हम विचारधारा के बतौर हम भले ही अपर कास्ट में हमारी पैदाइश हुई है, हम राजपूत जात से आते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं था कि हम पैदा कहाँ होंगे, लेकिन हमारे हाथ में विचारधारा थी। हमने विचारधारा तय की कि हम पिछड़ों, दलितों, अक़लियत, आदिवासी, आधी आबादी के साथ खड़े होंगे, हम अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होंगे, इस देश के अंदर सामाजिक बदलाव की लड़ाई के साथ खड़े होंगे। इसलिए बीजेपी को, आरएसएस को हम इस देश की प्रमुख दुश्मन मानते हैं और उनके खिलाफ टिकट मिले, ना मिले, हम सतत संघर्ष में हैं। इसलिए बीमारी के पहले भी लखनऊ के अंदर मुझे मौका मिला कि बाबा चैलेंज कर रहे थे कि आप यहाँ आंदोलन नहीं कर सकते। टीवी चैनल कह रहे थे लखनऊ बाबा का इलाका है, कोई यहाँ आंदोलन नहीं कर सकता है। हम कुछ लोगों ने बैठ कर के लखनऊ में तय किया और लखनऊ की सड़कों पर जन जी के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उन्हीं लोगों को आगे किया। हम लोग तो अब संरक्षक की भूमिका में हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा जी चुके हैं। हम लोग एक बेहतर भारत बनाना चाहते हैं। गाँव तक हम विकास की धारा पहुँचाना चाहते हैं। उसमें हम लोग नींव की ईंट भी बन जाएँगे तो हम लोगों को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आने वाला इतिहास, आने वाली पीढ़ी हम लोगों को याद करेगी, किसी ने हम लोगों के लिए संघर्ष किया था, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। जाने कितने लोग विधायक बन गए, सांसद बन गए, आज भी लोग उन्हें नहीं पूछते हैं। क्रांति कुमार सिंह या किसी भी व्यक्ति को जो जनता के बीच में रहता है, जनता की आवाज़ बुलंद करता है, उसको नेतृत्व प्रदान करता है, उसके मरने के बाद भी लोग उसे पूछते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूँजी है। ये थे क्रांति कुमार सिंह जी और अच्छे से अपनी बात रखी और हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत-बहुत नमस्कार। खरी बुलेटिन को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।